हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 के लिए बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर जारी किया है उसी में से हिस्ट्री के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव का तो आप लोगों को पता है कि 100 होगा जिसमें से आपको 50 बनाना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में से 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे जिसमें से आपको 15 बनाने हैं, और वहीं पे लॉन्ग में 9 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही बनाना है। तो चलिए, अब तो आप समझ गए होंगे कितना कितना क्वेश्चन आपको लिखना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा, पुरातत्व विज्ञान का वह शाखा है जिसमें जमीन के अंदर हजारों सालों से दबे हुए वस्तुओं को खोदकर बाहर निकाला जाता है और उसके बारे में जांच पड़ताल किया जाता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। आंसर, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का बहुत ही शानदार व्यवस्था था, क्योंकि गलियों और मुख्य सड़कों के साथ नालों का जाल बिछा था। घर का सारा पानी गली के नाले में जाता था और फिर पानी मुख्य सड़क के नाले से होते हुए शहर से बाहर निकल जाता था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम बताएं। आंसर होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण महाजनपद इस प्रकार हैं। पहला मगध, दूसरा वजी या वृजी, तीसरा काशी और चौथा कौशल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान लिखें। आंसर होगा, गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ की कुछ मंदिरें काफ़ी विख्यात हैं, जिसमें झांसी उत्तर प्रदेश के निकट देवगढ़ का दशावतार मंदिर और दूसरा है विष्णु मंदिर जो कि तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में वर्णित 4 वर्णों का नाम बताएं। आंसर होगा, प्राचीन भारत में लोग 4 वर्णों में बटे हुए थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? आंसर होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इसका मतलब होता है 3 टोकरियां। त्रिपिटक के अंतर्गत पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक आता है। तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम में से कोई नाम लिखें। आंसर होगा, बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुखों पर विजय प्राप्त करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। दुखों पर विजय प्राप्त करने के अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग बतलाया गया है, जिसमें से 4 का नाम ये है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी और चौथा है सम्यक कर्म। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा, पोलज भूमि उस जमीन को कहते हैं जिस पर लगातार खेती की जा सकती है, यानी कि उसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी उस ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा जाता है, हर मौसम में फसल उपजाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, अकबर के किन्हीं 4 नवरत्नों का नाम बताएं। मुगल शासक अकबर के दरबार में मंत्रियों का एक समूह था जिसे हम लोग नवरत्न कहते थे, क्योंकि इनमें 9 मंत्री थे। पहला बीरबल, दूसरा मुल्ला दो प्याजा, तीसरा अबू फजल, चौथा है तानसेन। 10 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? किन्हीं 2 कारण को लिखें। आंसर होगा, जजिया कर गैर मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था, जिससे अकबर ने 1564 ईस्वी में हटा दिया। इसके पीछे 2 कारण थे, धार्मिक असमानता को खत्म करना और दूसरा था हिंदुओं का विश्वास जीतना। 11 नंबर, मुगलकालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं बताएं। आंसर होगा, मुगलकालीन पांडुलिपियों में चित्रकारों ने भी अहम रोल अदा किया है। अबुल फजल ने चित्रकारी को जादुई कला कहा था। मुगलकालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। मुगल काल के चित्रकला में राजा और दरबार की विशेषताएं दिखाने की कोशिश की गई थी। वहीं पे दूसरा है, इस काल में चित्रकारी वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी। 12 नंबर, आयंगर व्यवस्था क्या है? आंसर, यह विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। इसके माध्यम से गांव का प्रशासन चलाया जाता था। आयंगर व्यवस्था के तहत 12 लोगों का एक समूह गांव की प्रशासन की देखभाल करता था। अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाकर रखना इसका मुख्य कार्य था। 13 नंबर क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषता लिखें। आंसर होगा,
विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर क्या था? विरूपाक्ष मंदिर था। विरूपाक्ष मंदिर की अगर दो विशेषताओं की बात की जाए तो पहला है यह एक शिव मंदिर था और दूसरा विरूपाक्ष मंदिर के मंडप का निर्माण कृष्णदेव राय ने सत्ता मिलने के उपलक्ष्य में करवाया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो सूफी संतों का नाम लिखें। भारत में भक्ति आंदोलन के साथ सूफी आंदोलन भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया था। दो सूफी संतों के नाम इस प्रकार है, पहला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दूसरा हजरत निजामुद्दीन औलिया। 15 नंबर, भारत आने वाले किन्हीं दो विदेशी नागरिकों का नाम और उनके यात्रा वृत्तांत के पुस्तक का नाम लिखें। आंसर, प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी यात्रियों का आना जाना लगा रहता था, जिसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री भारत आए, जिनके दो यात्रियों का नाम इस प्रकार है। पहला है मेगास्थनीज, जो पाटलिपुत्र आए थे और उन्होंने इंडिका लिखा था। दूसरा है अलबिरूनी, जिसकी यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती क्यों लागू की? दो कारण बताइए। कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया। इसे इस्सतमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसको लागू करने के पीछे दो कारण थे। पहला था, इस व्यवस्था के तहत कंपनी को लाभ हुआ क्योंकि अब एक निश्चित आय यानी कर के रूप में आने लगा था। दूसरा है, इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया। 17 नंबर क्वेश्चन, सिविल लाइंस का विकास क्यों हुआ? दो कारण बताएं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का किला सिविल लाइंस के अंतर्गत ही बनाया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर भय और असुरक्षा की भावना 1857 क्रांति के बाद आ गई। और दूसरा है, अपनी सुरक्षा और किसी अनहोनी के डर से वो अपना निवास भारतीय बस्तियों से अलग बनवाने लगे। 18 नंबर, रॉलेट एक्ट पर लघु टिप्पणी लिखें। आंसर, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। इसके अंतर्गत शक के आधार पर किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसको काला या अपराधी कानून भी कहा गया। इस कानून के विरोध में कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं का नारा दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन से के क्या कारण थे? महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन ही था। चंपारण के किसानों से नीलहों द्वारा तीनकठिया पद्धति के तहत नील की खेती करवाई जाती थी, जो कि बहुत ही कष्टकारी थी। चंपारण के किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगाए गए थे, साथ ही उन्हें अपनी फसल बगान मालिकों से बेचने पर विवश किया गया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के किन्हीं दो कारणों को लिखें। आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, जो 1930 में शुरू हुआ था, जिसके पीछे अनेक कारण थे। पहला था नमक उत्पादन और बिक्री पर से राज्य का एकाधिकार को हटाना। दूसरा था लगातार करों का बढ़ना और जरूरी सामानों पर शुल्क का भारी बोझ। चलिए 21 नंबर देखते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के दो कारण बताएं। आंसर, क्रिप्स मिशन अंग्रेजों द्वारा भारत में मार्च 1942 में लाया गया, जिसके तहत भारतीयों को रिझाने की कोशिश की गई। क्रिप्स मिशन की असफलता के दो कारण, पहला, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस मंजूर न था और दूसरा, भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्रिप्स मिशन की जो प्रस्ताव था रास ही नहीं आया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा कब और किसने दिया था? आंसर, दिल्ली चलो का नारा महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर में दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के कौन से दो प्रांत 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे? आंसर, अगस्त 1947 में भारत के दो ऐसे प्रांत थे जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच बांटना पड़ा था, जिसका नाम था बंगाल और पंजाब। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? आंसर देखते हैं। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी और आगे ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इसी के चलते 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। 25 नंबर, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आंसर, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला या कब्रिस्तान। 26 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के कोई दो विशेषता लिखें। आंसर होगा, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था। इसका निर्माण दुर्ग के भीतर एक आयताकार जलाशय के रूप में किया गया था।
इसके दो विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसका निर्माण अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया गया था। दूसरा, स्नानागार में 8 छोटे छोटे स्नान घर बने हुए थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 4 अभिलेखीय स्रोत को लिखें। आंसर, मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए हमें अभिलेखों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहला है स्तंभ अभिलेख, दूसरा है शिला अभिलेख, तीसरा है लघु शिला अभिलेख और चौथा है गुहा अभिलेख। अभिलेखीय स्रोत जो हमें मिले हैं उसमें से 4 ये हैं। एक सांची में मिला है, दूसरा लुम्नी में, तीसरा केसरिया बिहार में और चौथा जूनागढ़ आदि में। 28 नंबर, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। आंसर, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का भी प्रावधान किया गया था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहते हैं। आंसर, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 30 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें से आपको 15 लिखना है। अब हम लोग देखेंगे 9 दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से आपको 4 लिखना है, 5-5 नंबर के होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों को लिखें। आंसर, हड़प्पा सभ्यता, जिसे भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा नगर की खोज 1921 में हुई थी। यह सभ्यता ताम्रपाषाण युग तथा कांस्य युग का था। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन माना गया है। यह सभ्यता काफ़ी विकसित और आधुनिक थी, लेकिन धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत हो गया, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। चलिए जानते हैं वो कौन कौन है। पहला, सबसे बड़ा कारण था विदेशी आक्रमण को माना गया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जब उत्खनन चल रहे थे तो काफ़ी नर कंकालों के अवशेष इधर उधर बिखरे हुए मिले। हड्डियां, आभूषण वगैरह काफ़ी इधर उधर भटके हुए थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि किसी ने इस जगह पर आक्रमण करके पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। लेकिन इससे पूरी सभ्यता बर्बाद नहीं हो सकती है। चलिए दूसरा कारण, ऐसा माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक कारण भी था, जैसे कि बहुत बड़े स्तर पे आग का लगना, बहुत बड़ा बाढ़ आना, कुछ नदियों ने अपनी धारा परिवर्तित करके बर्बाद कर दिया हो, बहुत बड़ा भूकंप आया हो, या जलवायु परिवर्तन ऐसे हुए हैं जिससे मनुष्य ने अपने आप को जीवित नहीं रख सका। बड़े पैमाने पे कोई महामारी आई हो, जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, लेकिन इससे भी पूरा का पूरा सभ्यता नष्ट नहीं हो सकता है। तीसरा कारण, प्रशासन का कमजोर पड़ जाना। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उससे साफ होता है कि देहातीपन ने शहरीपन का जगह ले लिया था। प्रशासन इतनी शिथिल पड़ गई थी कि धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास खत्म होते चला गया और धीरे धीरे घटते क्रम में ये सभ्यता ही खत्म हो गई होगी। चौथा कारण, जो कि है आर्थिक कारण। जैसे कि हम सब जानते हैं, हड़प्पा एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ का कारोबार, व्यापार, धंधा, कृषि उत्पादन काफी उन्नत था। उनका व्यापार देश और विदेश हर जगह से हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आई, क्योंकि उन्होंने तकनीक बदलने में काफ़ी देरी कर दी, जिसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ गया होगा और धीरे धीरे सभ्यता अंत की ओर बढ़ गई होगी। इन सब के बावजूद हम किसी एक कारण को हड़प्पा सभ्यता के अंत का उत्तरदायी नहीं मान सकते, क्योंकि इस सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। आंसर, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में वैदिक धर्म का बोलबाला था। उस समय भारत में 2 नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें से एक था जैन और दूसरा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनकी पैदाइश 563 ईस्वी पूर्व लुम्नी में हुई थी। उन्होंने कड़ी तपस्या के बाद सत्य का ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने साथियों को सारनाथ में दिया था, जिसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने मूल रूप से 4 आर्त सत्य बताए थे, जिसमें पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध का मानना था कि मानव जीवन दुखों से भरा हुआ है और यह दुख मनुष्य के मोह, माया, लालसा से उसके अंदर आता है।
लेकिन बुद्ध ने यह भी बताया कि अपने दुखों पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति के साथ साथ सम्यक समाधि भी। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि मनुष्य को न तो अधिक सुख सुविधा में रहना चाहिए और न ही अनावश्यक रूप से शरीर को कष्ट पहुंचाना चाहिए। उसे मध्यम मार्ग में अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने निर्माण की प्राप्ति के लिए भी 10शील नियम दिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना, सुख सुविधाएं आदि का त्याग कर देना, आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध के अंदर उपदेशों पर अन्य उपदेशों पर अगर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने कहा था कि सेवकों और कर्मचारियों, माता पिता, शिक्षकों, पत्नी के साथ उचित व्यवहार करने का भी ध्यान देना चाहिए। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि दान देते रहें, बड़ों की आज्ञा माने, सबके साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहें। महात्मा बुद्ध ने वर्ण जाति व्यवस्था को पूरी तरह नकार दिया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के भूमि बंदोबस्त प्रणाली का वर्णन करें। आंसर। अकबर मुगल वंश का एक महान शासक था। अकबर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो देश की हालत अच्छी नहीं थी। अकबर के शासनकाल के शुरुआती दिनों में उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उसने स्थिति को अच्छी तरह से संभाल लिया। उसके शासनकाल के बारे में नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी, जिसको अकबरनामा कहा जाता है। अकबरनामा में अबुल फजल ने अकबर की जीवनी के साथ साथ उसके शासन और प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा है, जिससे यह पता चलता है कि अकबर ने किसान और कृषि दोनों पर विशेष ध्यान दिया था। कृषि के विकास के लिए उसने तालाब और नहरें बनवाए। अकबर ने कृषि और कृषि उत्पादन का नियंत्रण रखने के लिए दीवान अथवा दीवाने आला, जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था, उसकी नियुक्ति की। सबसे पहले भूमि की नपाई की गई और भूमि को 4 भागों में बांट दिया गया था। भूमि के और बांट करके उन चारों पर से अलग अलग कर वसूला जाता था। भूमि के प्रकार 4 थे: पोलज, परौती, चच्चर और बंजर। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पोलज वैसी भूमि थी जिस पे लगातार फसल उपजाया जाता था, जिसे खाली कभी नहीं छोड़ा जाता था। दूसरा, परौती वह जमीन थी जिसकी उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ा जाता था। तीसरा, चच्चर 3-4 सालों के लिए खाली पड़ी जमीन को कहा जाता था। परती ऐसी भूमि थी जो 5 या उससे अधिक सालों से खाली पड़ी रहती थी। इन सब जमीनों पर अलग अलग प्रकार के टैक्स आकलन के बाद निर्धारित किया जाता था, जिससे जिससे जमा या हासिल कहा जाता था। अकबर के जागीरदारी और जमींदारी प्रथा को खत्म कर उन जमीनों को इनाम के तौर पर कृषि विस्तार के लिए लोगों में बांट दिया, जिसके चलते अकबर की इस नीति से मुगल साम्राज्य को काफी लाभ हुआ। आईने अकबरी के अनुसार मुगल कानीन किसानों के 4 प्रकार थे। पहला, खुदकास्ट, पाहीकास्ट, मुजरियान और भूमिहीन कृषक। इन किसानों में खुदकास्ट और पाहीकास्ट की स्थिति बहुत अच्छी थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। आंसर। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक था। जैसे कि हम सब जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी, जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य का बागडोर सुलु वंश के हाथ में आ गया। फिर विजयनगर साम्राज्य अब तुलु वंश के राजाओं के हाथ में आ गया। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किए। कुछ इतिहासकारों ने विजयनगर के सभी शासकों में कृष्णदेव राय को सर्वश्रेष्ठ माना है। कृष्णदेव राय जब सत्ता को संभाले तब उन्होंने अपनी आंतरिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए साथ ही साथ दुश्मनों पर आक्रमण भी किए, जिसमें उन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त कर उसके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। उसने उड़ीसा के गजपति को भी हराया। कृष्णदेव राय ने गुलबर्गा पर भी अधिकार कर लिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थिति लगातार अच्छी होती जा रही थी। कृष्णदेव राय ने कन्याकुमारी से लेकर कोंकण, साथ ही बीदर तक अपनी सीमा को बढ़ा लिया था। कृष्णदेव राय अधिकांश समय युद्ध अभियानों पर लगाए रहते थे। उसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक विकास भी किया। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद खुद तेलुगु भाषा में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था। कृष्णदेव राय सर्वधर्म में विश्वास रखते थे, जिसके चलते उन्हें कई बार विरोध भी झेलना पड़ा था। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर एक नगर भी बसाया था, जिसका नाम था नगलपुरम। कृष्णदेव राय ने तालाब भी बनवाए, वहीं मंदिरों के गोपुरम भी बनवाए थे। इटली यात्री डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय को बहुत अच्छा शासक बताया था। छठा क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें।
आंसर 18वीं शताब्दी में भारत में नई धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को तेजी से विकास में देखा गया, जिससे भक्ति आंदोलन की शुरुआत के साथ ही सूफीवाद का भी धीरे धीरे विकास सामने आया। समाज में फैले अंधविश्वास और आडंबरों को खत्म करने के लिए कई प्रकार के साधु संत और सूफी संतों ने समाज की नई जागृति लाने की कोशिश की। जिस समय यह आंदोलन भारत में चल रहा था, उस समय तंत्रवाद का बोलबाला भारत में था। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के सहारे लोगों ने ईश्वर की उपासना और जीवन के बंधनों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने की कोशिश की। इससे ईश्वर से जुड़ने की आध्यात्मिक तरीका पर जोर दिया गया। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया। वहीं उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन सगुन परंपरा और निर्गुण परंपरा के साथ चलाया गया। सगुन परंपरा में साधु संत भगवान का एक आकार मानकर उसकी उपासना यानी पूजा करते थे, जिसमें चैतन्य, रामानंद आदि थे। वहीं निर्गुण परंपरा में भगवान को निराकार मानकर उनकी पूजा की गई, जिसमें कबीर, गुरु नानक, मीरा आदि संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज की कुरीतियों को बाहर करने की कोशिश की। उसके बाद मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां थीं, उसको सूफीवाद के सहारे बाहर करने का रास्ता ढूंढा गया। भारत में सूफी संत 4 भागों में विभक्त थे: चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी। यह लोग अल्लाह को संगीत और कव्वालियों से रिझाने की कोशिश की बात कहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, अब्दुल कादिर जिलानी आदि ये क्या थे? संत थे। भक्ति आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि समाज में फैली कुरीतियां धीरे धीरे अब खत्म हो रही थी, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो। अधिकतर धर्मों में एकेश्वरवाद की बात कही कि इन धार्मिक आंदोलनों के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालें। आंसर: भारत में कृषि और किसान की स्थिति हमेशा कमजोर रहा। भारत में कृषि अक्सर मौसम के हिसाब से और उसके प्रभाव से ही किया जाता है। यहाँ पर बाढ़ सुखाड़ के चलते कृषि अक्सर बाधित होता है। भारतीय कृषक जीवन निर्वाह के लिए कृषि किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने व्यवसायिक कृषि की ओर बढ़ावा दिया, जिससे कुछ पैसा अर्जित किया जा सके, यानी नकदी फसलों का इन्होंने कृषि शुरू कर दिया। कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफी इत्यादि भी इनमें खेती शुरू कर दी थी, जिससे हम लोग कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के पीछे अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेजों ने कपास की खेती यहाँ पर शुरू करवाई, गन्ने की खेती, चाय की खेती इत्यादि शुरू करवाई थी। उन्होंने यहाँ पर कई सारे सूती मिल, चीनी की मिल इत्यादि स्थापित किए। यहाँ पर सारी चीज़ों का उत्पादन करके वह इंग्लैंड और दुनिया के अन्य कोनों में उसका व्यवसाय करते थे, जिससे भारत में व्यवसायिक कृषि का बोलबाला बढ़ा। हालांकि इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को हुआ, क्योंकि इन सारे कृषि उत्पादनों से अंग्रेज अपना व्यवसाय करते थे। यह भारतीय किसानों से लागत से कम कीमत पर ये कच्चे माल खरीदते थे। इससे भारतीय कृषि की और स्थिति खराब होती चली गई। हालांकि आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में कई विकास किए गए हैं। व्यवसाय कृषि अब काफ़ी ज़्यादा तेजी से विकास करती जा रही है। भारत के विकास में व्यवसायिक कृषि बहुत बड़ा योगदान है। व्यवसायिक कृषि के माध्यम से भारत आज विदेशी मुद्रा को भारत में लाने में सफल रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे कई कई बार क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा है, तो जल्दी जल्दी पढ़ा जा रहा है ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट ना हो, इसके लिए। आंसर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उन्हें बापू के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान का काम करते थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुआ और वह वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां से आने के बाद उन्होंने अपना वकालत भारत में शुरू किया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने अपनी वकालत की, जहां पे गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया। वहां पर उन्होंने काले लोगों के साथ जो भेदभाव था उसको खत्म कराया। भारत वापस आए तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन चल रहा था। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1917 में चंपारण के किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के लिए सत्याग्रह किया। उसके बाद उन्होंने खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जनता का साथ दिया। 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड में भी गांधी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उनका अंग्रेजों के साथ सबसे बड़ा जो लड़ाई थी वो असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुई। इस आंदोलन के साथ गांधी जी ने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि अब हम आपके सत्ता के को और नहीं झेल सकते। हालांकि असहयोग आंदोलन में आगे चलकर हिंसा होने के चलते स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में हिंसा के जिम्मेदार गांधी जी को मानते हुए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। इसके बाद गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
गांधी जी इस आंदोलन में सबसे पहले नमक कानून को भंग करके अंग्रेजों को कड़ा संदेश दिए। यह आंदोलन बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। लेकिन बात नहीं बनने पर उन्होंने यह आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। अब आंदोलन भी धीरे धीरे बेअसर हो गया। इन आंदोलनों के दौरान गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा और लाठियां भी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद अपनी लड़ाई जारी रखी। गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन जो था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन रहा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ जाने के लिए कहा था। यह आंदोलन उस समय किया गया जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी हुई थी। जैसे कि हम सब जानते हैं, अंग्रेज मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहे थे और अंग्रेज भारत का साथ भी चाहते थे कि भारत भी उसका साथ दे। स्थिति को भांपते हुए गांधी जी और कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जैसे ही शुरू हुआ, अंग्रेजों ने उसको पहले से ही भाप लिया था और अगले ही दिन गांधी जी और बड़े-बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन यह आंदोलन उसके बाद आम जनता ने आगे बढ़ाया और यह आंदोलनों के चलते अंग्रेजों का किला हिल गया और हम सब जानते हैं कि कुछ ही वर्षों में अंग्रेजों ने हमें आज़ाद कर दिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में भीमराव अंबेडकर के योगदान का मूल्यांकन करें। आंसर, भारत की आज़ादी अनेक वर्षों की लड़ाई के बाद मिली। उसके पीछे बहुत सारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ था। इसमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में हुआ था। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में यह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। जब भारत में धार्मिकता का बोलबाला बढ़ा तो उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए भी आवाज उठाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट भी हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के विरोध में रहा करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी गरीबों पर ध्यान नहीं देती है। 1930 के आसपास में भीमराव अंबेडकर ने अपनी पार्टी बनाई और उसके जीते हुए लोग विधानसभाओं में दलित, महिलाओं और पिछड़ों के लिए आवाज उठाया करते थे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने कहा कि आप अपने लिए संविधान तैयार कीजिए, तो संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चुने गए। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। लगातार बैठकें और कई चर्चाओं के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसको लिखा। संविधान सभा के बैठकों में उन्होंने विशेषकर दलितों, महिलाओं, पिछड़ों के लिए आवाज उठाया। उन्होंने देश की बेहतरी के लिए बहुत सारे बातों पे संविधान सभा में विरोध भी जताया और बहुत सारी बातों का समर्थन भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। भारतीय संविधान में उनका योगदान अमूल्य है। जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया और उन्होंने इस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।